दिनांक 27 मे 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 24। शंखं चक्रं जलपान् ततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरत्नं वन्दे मातवाक्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोत्सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नि सत्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। तर्हि शरत्कालस्वभावाच्च शोणितं सम्प्रदुष्यति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः इह अधीतम्। तर्हि शरत्कालस्वभावात् शोणितं सम्प्रदुष्यति एवं च काले च अनवसिषः। यदि शरत्काले प्रथमोक्षणं न क्रियते चेत् तर्हि अपि शोणितस्य दृष्टिः भवति। अस्य अयम् अर्थः यत् तस्मिन् काले रत्नमोक्षणं सर्वैः कर्तव्यमेव। यद् न क्रियते चेत् तर्हि शरत्कालस्वभावात् दृष्टिः भवति एव। सा दृष्टिः न अपगता भवेत् यदि तस्मिन् काले रत्नमोक्षणं न कृतं स्यात्। अतः सर्वैः वैद्यैः तावत् अस्मिन् काले अर्थात् विद्यार्थिभिः रत्नमोक्षणम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। प्रथमतः तावत् रत्नमोक्षणं कृत्वा तस्य त्यागः करणीयः, रक्तस्य त्यागः करणीयः। तदनन्तरं यदि इच्छा चेत् तर्हि रक्तदानं कर्तव्यम् इति साधु मन्ये। ततः शोणितः रोगाः जायन्ते पृथग्विधाः, प्रजायन्ते पृथग्विधाः। यदि एतादृशं न कृतं स्यात् अथवा एतानि कारणानि यदि शीलितानि भवेयुः तर्हि शोणितजाः पृथग्विधाः रोगाः प्रजायन्ते। उससे जो है वो विभिन्न प्रकार के रक्तज व्याधि निर्माण होते रहते हैं और ये एक अहम चीज इस प्रकार की। मुखपाकोक्षिरागश्च पूतिग्रहणास्य गंधिता। मुखपाक ये भी एक लक्षण रक्त दृष्टि के कारण है और ज्यादातर मुखपाक जो दिखाई देता है वो ग्रहणी से संबद्ध दिखाई देता है। लेकिन इस प्रकार का अगर मुखपाक है जो रक्त दृष्टि के कारण से है तो उसमें रक्तमोक्षण ये चिकित्सा होनी चाहिए। अब ये विटामिन B12 डिफिशियंसी वगैरह इसके जरिए मुखपाक दिखाई देता है, उसके बारे में कैसे सोचे ये एक अलग चीज है। लेकिन कोई भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी या विटामिन D3 की डिफिशियंसी वो जो काफी मात्रा में अभी पाई जाती है उसके मूल तक पहुंचता नहीं है। D3 की डिफिशियंसी के बारे में ये तो पता है कि सूर्य ही इसका स्रोत है और वो हमारे त्वक के नीचे बन जाता है। जब गाय भैंसे आतप में टहलती थी तो उनके स्किन के नीचे ये तैयार होता था और दूध और दुग्धजन्य पदार्थों के द्वारा हमें मिल पाता था। लेकिन हम भी आतप में या धूप में नहीं जा रहे और ये प्राणी जब से संकरित गाय आ गई, जर्सी गाय आ गई,
तो उनका भी टहलना पूरा बंद हो गया। हाँ, और ऐसे टहलने से दूध कम होता है, ऐसा रिसर्च भी हुआ था डेयरी इंडस्ट्री में। तो इसलिए उनको बिठा के रहना, ऐसा हाँ, प्रस्ताव सामने आया जो अभी तक चल रहा है। तो ये विटामिन D3 डिफिशियंसी का मूल कारण है। तो हमें टहलना है, नहीं तो इनको टहलने दो। और फिर उनके चमड़ी के नीचे ये विटामिन D3 तैयार होता है। अमेरिका में ऐसा हुआ कि एफडीओ को जो पता चला कि दूध में विटामिन D3 आ नहीं रहा, तो उन्होंने एक निर्णय जारी किया कि 45 विद विटामिन D3 दूध जो है वो ऊपर से विटामिन D3 उसमें डालो। और ये पुराने जमाने में ये डालडा या वनस्पति घी जो आता था वो भी 45 विद विटामिन एंड विटामिन D3 इस प्रकार का रहता था। तो ये एक अजीब चीज है। तो लोगों ने क्या किया कि मरे हुए गाय की चमड़ी को धूप में सुखा देते हैं और फिर उसके नीचे विटामिन D3 तैयार होता है, वो कलेक्ट करके दूध में डालते हैं। और ये सभी जगह है, विदेशों में ये प्रचलन चल रहा है। तो ये बड़ी दुख की बात है, खासकर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि इस प्रकार का कुछ चल रहा है माहौल। और B12 की डिफिशियंसी का भी वही कारण मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि अब तक तो ये सवाल नहीं था, लेकिन जब से जर्सी गाय का दूध प्रचलन में आया है विटामिन B12 का भी डिफिशियंसी दिख रहा है। और वेजिटेरियन लोगों के लिए सिर्फ वही स्रोत है, क्योंकि ये प्राणी ही है, मांसाहार से मिलता है, लेकिन जो मांसाहार करते नहीं है उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। और कोई भी यहाँ मूल तक नहीं जाता कि इस प्रकार से अगर मुखपाक है तो सभी बता देते हैं हाँ सप्लीमेंट ले लो। एक्चुअली ये सप्लीमेंट ले लेना ये इफेक्ट के ऊपर काम करना है, मूल कारण के ऊपर काम करना नहीं है। हमें मूल कारण के ऊपर काम करना जरूरी है इस प्रकार से। तो मुखपाक ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है, और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसको सर्वसर एक मुखपाक बताया गया है, मुखरोगाधिकार में, तो काफी कठिन है ट्रीट करने में। तो हाँ, उसमें वहां पे जो कुछ काढ़े बताए गए हैं उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। शुद्रा गुड़ जिस मन प्रवाल इस प्रकार का एक काढ़ा है, तो ये काफी हद तक अच्छा काम करता है सर्वसर में। लेकिन इस प्रकार के मरीज मिलते हैं। अक्षीरागश्च नेत्र में राग उत्पन्न होना, वर्ण जो है रक्त वर्ण प्राप्त होता है। पूती घ्राण आस्य गंधिता, और घ्राण आस्य इसमें पूती गंधिता इस प्रकार के। तो ये भी थोड़ा अजीब है, घ्राणा से पूती गंधिता ये ज्यादा ठीक रहेगा। पूती घ्राण पूती आस्य और गंधिता बाद में हुआ है, जो पूती का विशेषण इस प्रकार से है। पूती घ्राण गंधिता पूती आस्य गंधिता ये समास इस प्रकार से हो सकता है, तो ये शायद ये हो सकेगा। गुल्मोपकुश विसर्प रक्तपित्त प्रमीलका, गुल्म उपकुश विसर्प रक्तपित्त प्रमीलक। तो उपकुश एक कर्तव्यष्ट के बारे में लिखा है, गुल्म से भी मालूम है, विसर्प ये तो रक्त के कारण होता है, ये सभी को मालूम है। रक्तपित्त ये भी रक्त दृष्टि के कारण होता है। और प्रमीलक, प्रमीलक के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर चक्रमणि दत्त ने उसका कुछ विवरण किया हो, यहाँ तो नहीं है, ठीक है आगे देखेंगे। विद्रधि रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणिता, विद्रधि रक्तमेह ये पित्त का है, प्रदर वातशोणिता तो खास करके रक्त प्रदर वात रक्त, वैवर्ण्यम अग्निसादश्च, तो वैवर्ण्य ये भी रक्त के कारण होता है, रक्त दृष्टि के कारण होता है।
और वैवर्ण्य वैसे लक्षण कोश में देखेंगे तो बहुत सारे जगह पे आता है। और कृमि संजात कृमि लक्षण में भी एक वैवर्ण्य इस प्रकार का लक्षण है। और सर्वाणी गुष्ठानि सवातानि सपित्तानि श्लेष्माणि सरक्तानि सकृमिणी जो होती है सुश्रुताचार्य का निर्देश है। सभी जो कुष्ठ है वो उन सभी में रक्त का दूष्य होना और कृमि होना ये आवश्यक उन्होंने बताया गया है। अग्निसाद ये भी बताया गया है। नात्युष्ण शीतम लघुदीपनीयम रक्ते पनीते कमंदपानम तथा शरीर में अनवस्थासु अग्नि विशेषाधिदर्शनीय। रक्तमोक्षण के बाद अग्नि का विशेष रूप से पालन करना है, ऐसा भी आगे सूत्र आएगा। तो ये अग्निसाद ये भी एक लक्षण इसमें हो सकता है। पिपासा गुरुगात्रता तो देखेंगे तो वात पित्त कफ तीनों दोषों के लक्षण इसमें दिए रहे हैं। गुरुगात्रता ये खास करके कफों से जुड़ा हुआ इस प्रकार का लक्षण है। कैन ल्यूकेमिया आल्सो कंसिडर्ड ड्यू टू रक्तदुष्टि? डेफिनेटली। सिर्फ ऐसा है, कैंसर की एक अलग संप्राप्ति है। अभी जो मेरा फाउंडेशन कोर्स है कैंसर के बारे में जो रिकॉर्डेड है और इन डेप्थ कोर्स अभी चल रहा है, वो सोमवार को पूरा हो जाएगा। तो उसमें उसके बारे में मैं बहस कर रहा हूँ कि कैंसर की संप्राप्ति किस प्रकार से है और वो किस प्रकार से हमें उसका प्रतिकार करना है। लिम्फोमा के बारे में भी सोच सकते हैं, ऐसा है। एक्चुअली सभी कैंसर्स में रक्त दृष्टि होती है, में होती ही है, लेकिन सभी कैंसर विकारों में रक्त दृष्टि होती है। तो इसीलिए हम रक्तपाचक का सभी मरीजों में प्रयोग करते रहते हैं, ऐसा है। तो लिम्फोमा में भी हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इस प्रकार से भेद है और उसमें भी इसका काफी जिक्र रक्त का जिक्र रहता ही है, ऐसा है। संताप छाती दौर्बल्य, संताप और अति दौर्बल्य कि संताप होना, संताप का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाना। आगे मेरे ख्याल में क्रोध प्रचुरता बुद्धि सम्मोह लवणासता ये भी आया है। तो उसके बारे में भी अगर सोच सकते हैं, लेकिन शरीर में संताप निर्माण होना ये भी एक लक्षण प्रत्यदृष्टि का है। एक अजीब केस हमने देखी थी। वैद्य माधव शेंडे के साथ मैं पांचगणी गया था। का अर्थ सदा चिंतित रहना ये हो सकता है क्या? प्रमीलका का शब्दशः अर्थ तो आंखें बंद हो जाना इस प्रकार सा होगा, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है। एक बार आयुर्वेदिक शब्दकोश में भी देखे और चक्रपाणी ने अगर कुछ किया है, इस पेज में तो नहीं है, आगे वाले पेज में होगा, तो वो भी थोड़ा देखना चाहिए। तो पूरे शरीर में संताप होना, गर्मी महसूस होना, ये भी एक लक्षण है इसमें। ये पित्त की वजह से और पित्त रक्त दोनों का आश्रय श्रेय भाव इस प्रकार का है। अति दौर्बल्य, हाँ मैं तो उसके बारे में बता रहा था कि पांचगणी गए थे और एक्चुअली उनका एक दंत यज्ञ था वहां पे और बाकी भी मरीज थे आयुर्वेद की दृष्टि से। तो एक मरीज आया था और बोल रहा था कि मेरे पूरे शरीर में झुंझुनाहट होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रक्त बिगड़ गया है, तो आप क्या रक्त मोक्षण कर सकते थे? एक्चुअली उम्र ज्यादा थी, फिर भी शिंदे सर का कहना था कि ठीक है रक्त मोक्षण करें। और जैसे ही रक्त मोक्षण किया उनकी शांति हो गई और वो फिर हर 3-4 महीने में एक बार आके रक्त मोक्षण करवाते और उनको उससे अच्छा लगता था, ऐसा था। तो ये थोड़ा अजीब है। अर्थात शेंडे सर
ज्यादा ख्याल नहीं करते थे कारण वगैरह का, तो जिस कारण से रक्त दृष्टि हो रही है, लेकिन फिर भी इससे रिलीफ बहुत होता था, और इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी उनको रक्त मोक्षण करने से फायदा होता था, ये भी देखा गया उसमें। तो अति दौर्बल्य अगर है, अगर रक्त दृष्टि के कारण है, तो भी वो देखना पड़ेगा। अरुचि शेर से, हाँ, नो नो, जब तक खून का रंग बदले तब तक निकालना है। हाँ, और जनरली वातदुष्ट दिखाई देता है, और कभी कभी कफदुष्ट और रेयरली पित्त दुष्ट, इस प्रकार का होता है। अरुचि शिरसश्चरुक, अरुचि ये लक्षण बहुत कॉमन है। लक्षण को उसको देखेंगे तो शायद सभी रोगों में अरुचि लक्षण पाया जाता है। और शिरसश्चरुक, शिरो रुजा, ये भी एक अहम चीज इस प्रकार है रक्त मोक्षण से। वेणुमाधव शास्त्री हमेशा कहते थे कि वातादय प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्रंच कुप्यति ततः जायते रोगा परमदारुणा। ये कियंत शिरसी अध्याय का श्लोक है। और वातादि दोषों का प्रकोप होता है, और रक्त की भी दृष्टि होते है शिर में। और वैसे सभी नेत्र विकारों में भी सिरा भी ऊर्ध्वमागता है, दोष जो है वो सिरा से ऊपर आ जाते हैं, ऐसा है। तो रक्त मोक्षण एक अहम चिकित्सा शिरो रोग में या नेत्र रोग में भी है। मैंने एक अजीब सुना था, कोई चाणक्य के अध्यापक थे, और कॉलेज में पढ़ा रहे थे, और उन्होंने बोला कि आयुर्वेद में कुछ है ही नहीं चाणक्य के बारे में, सिर्फ दोष ऊपर आते हैं और रोग निर्माण करते हैं, इतना ही बताया गया है। तो तुम वो घर पे पढ़ लो। और मैं सिर्फ एलोपैथी का जो एंगल है वो यहाँ पे कॉलेज में सीखता हूँ, कॉलेज में सिखाता हूँ इस प्रकार। तो ये स्थिति है। अगर इस सूत्र का हम भली भांति इस्तेमाल करना चाहेंगे, विरेचन करना है या रक्तमोक्षण करना है वगैरह वगैरह, तो काफी फायदा उसमें होता है। कैन वी डू रक्तमोक्षण इन Tarlav cyst in spine? Which cyst? Tarlav? I had not seen this patient, Tarlav cyst. स्पाइन के बारे में जो है, या नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने एक काफी बार जिक्र किया है कि नर्वस सिस्टम ब्रेन से जुड़ी हुई इस प्रकार से है, और ब्रेन जो है मस्तुलुंग, वो हमारे हिसाब में मज्जा है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। तो नर्वस सिस्टम को मज्जा धातु से जोड़ लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करने का बोलते हैं, ऐसा है। लेकिन ये जो सभी है, इट इज इन स्पाइन C667 तो हमारे हिसाब में एक्चुअली नर्वस सिस्टम का जो कार्य है वो वायु के द्वारा बताया गया। सो ज्ञान का ग्रहण करना और कर्म करना, ये दोनों वायु के अधीन इस प्रकार के हैं। अगर सोचना ही है तो रक्त के बारे में सोचना है, मज्जा के बारे में नहीं सोचना है। ये मैंने काफी बार जिक्र किया है। और मस्तुलुंग को अगर हम रेफरेंस देंगे तो वो मेद का बना हुआ है, ऐसा है थोड़ा सा। तो हमें ज्यादा जिक्र उसमें रक्त धातु का करना है, और इसमें जल का उच्चारण का फायदा होगा रक्त मोक्षण के बजाय। अगर वहां पे सिस्ट, तो रक्त मोक्षण का फायदा, जल का उच्चारण का फायदा होगा। मैंने कुछ मरीज ऐसे देखे हैं कि स्पाइन पे कभी कभी कहीं भी आघात हो गया, लंबर स्पाइन में हो गया हो, थोरैसिक में हो गया हो, या फिर सर्वाइकल में हो गया हो, और पूरे नीचे शरीर का संज्ञा हानि और कर्म हानि इस प्रकार का है। और इसमें एलोपैथी में कुछ होता नहीं है, ऑपरेशन करवाते हैं लेकिन ऑपरेशन का सक्सेस रेट अच्छा नहीं है, और फिर वो जन्म तक ऐसा ही रहता है। उनके हिसाब में इसका रिजुवेनेशन होता ही नहीं नर्वस सिस्टम का, नर्वस टिश्यू का। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारे गुरु वैद्य अशोक भट्ट, इनके साथ एक केस थी, और लंबर में ये हुआ था, आघात हुआ था, और पूरा
ज्ञान संज्ञा हानि, संवेदना हानि और कर्म हानि, इस प्रकार की थी पूरे नीचे वाले हिस्से। लेकिन आश्चर्य की बात है, उनकी मेन ट्रीटमेंट थी वो सुवर्णमाक्षिक था। और जब तक वो सुवर्णमाक्षिक खुद उन्होंने बनाया नहीं, तब तक वो ऐसे ही कुछ ट्रीटमेंट देते रहे। सुवर्णमाक्षिक जब बना, सुवर्णमाक्षिक वैसे बनने में आसान है। और जब मैं जा रहा था तो उस केस को 2-2.5 बरस हो चुके थे, और उसमें संवेदना आ गई थी, वो खड़े हो पा रहे थे अपने पाँव के ऊपर आधार से। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है एलोपैथी। तो ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इस प्रकार से इस प्रकार के मरीज में ये होता है। गणेश बारहाते का अनुभव भी औरंगाबाद में इसके बारे में अच्छा है। जो इस प्रकार के मरीज आते हैं उनको लीच एप्लीकेशन करते हैं उस स्केलेटन में, और लीच एप्लीकेशन से काफी सुधार होता है। तो ये रक्त का मामला है, ऐसा समझ लेना इस प्रकार से जरूरी है। तो शिरश्च रूप, तो शिरोरोग में ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। प्रमीलित चक्रपाणी का है, तो शायद अगले पेज पे आ जाएगा अभी। हाँ, सतत प्रध्यानम। सो वो जो बता रहे थे कि सतत चिंता करते रहना, वही अर्थ चक्रपाणी दत्त ने दिया है। ठीक है, इसको लेकर चलते। विदाहश्चान्नपानस्य तिक्तामलोद्गीर्णं। अन्नपान का विदाह होना, विरोधाह इस प्रकार का लक्षण होना, या जब पचन होता है तब विदाह होना। तिक्ताम्लोद्गीरणम, तिक्त या अम्ल रस का उद्गीरण, इस प्रकार का होना। ये दोनों लक्षण अम्ल पित्त से भी जुड़े हुए हैं, और ये पित्तज हृदरोग में भी पाए जाते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हृदरोग का लक्षण है, हम समझते नहीं है, हम समझते हैं केवल अम्ल पित्त का है, और अम्ल पित्त की ट्रीटमेंट करते रहते हैं, और फिर बाद में ये मुसीबत आ जाती है। मेरे पास एक मरीज थी, उसमें उल्टी होती थी, उल्टी होने के बाद ठीक लगता था, मानसिक कारण बहुत थे। और फिर एक डॉक्टर ने सुझाव दिया कि एमआरआई ब्रेन करवा लो। तो उसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर दिखाई दिया, और फिर वो एलोपैथी में चले गए। तो ये भी अजीब चीज है कि आपातः लक्षण जो है अम्ल पित्त के हैं, अम्ल पित्त की दवाइयों से ठीक भी लग रहा है, फिर भी बैकग्राउंड में इस प्रकार का ब्रेन ट्यूमर है जिसके बारे में पता नहीं है इस प्रकार से। तो एक हमें ध्यान में रखना है कि इसके बारे में मॉडर्न डायग्नोसिस क्या हो सकता है। अगर इसके बारे में हम परीक्षा करें, हाँ, और हमें पता चले, तो ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। नहीं तो लोग समझते हैं कि आप अच्छे चिकित्सक नहीं हैं। वास्तव में ये हमारा काम नहीं है। अगर हम केवल आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं, तो इस प्रकार का ज्ञान हमें होना ये जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी इस प्रकार की स्थिति है कि लोग समझते हैं कि आप ट्रीट कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए इस प्रकार से। तो तिक्ताम्लोद्गीरण क्लम, क्लम इस प्रकार का ये दिखता है। क्रोध प्रचुरता बुद्धि, सो क्रोध प्रचुरता ये भी एक लक्षण इसमें बताया गया है। और ये अजीब है कि क्रोध से रक्त की दुष्टि होते हैं, रक्त दुष्टि होने के कारण क्रोध होता है, तो विशेष सर्कल बन जाता है। और बार बार रक्त दृष्टि, बार बार क्रोध निर्माण होना, इस प्रकार से वो एक आदमी अटक जाता है उसमें। तो ये भी एक अहम चीज है कि क्रोध प्रचुरता, एक इरिटेबिलिटी, इस प्रकार का लक्षण बहुत लोगों में दिखता है। कि क्रोधित हो जाना, छोटे छोटे चीजों पर क्रोधित हो जाना, और उनकी रिएक्शन उसी तरीके से फिर आती रहती है। इसका मूल कारण असमाधान है, डिससेटिस्फैक्शन है किसी भी चीज के बारे में। और जब तक वो पता नहीं चलता कि किस चीज से ये असमाधान है, तब तक उसका हल नहीं निकल सकता। सतत प्रध्यानम, ओके।
फिर पित्तज रुद्रोग और अमृत कैसे डिफरेंशिएट डायग्नोसिस कैसे करें, ये एक अहम चीज है। और शायद आप सहायता लेना चाहते हो एलोपैथी के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का, ईसीजी करवा लेंगे या टूडी एकोकार्डियोग्राफी करवा लेंगे। अगर हृदरोग के बाकी लक्षण हैं, जैसे कि ये सांस फूलना, ये कॉमन लक्षण है हृदरोग में, थोड़ा भी एक्सर्शन हुआ, थोड़ी सीढ़ियां चढ़ी या रास्ता जो है वो थोड़ा ऊंचाई पर लेके जाने वाला है, तो फिर अगर सांस फूल रही है तो समझ लेना है कि रुद्रक से भी संबद्ध हो सकता है इस प्रकार से, और फिर इन्वेस्टिगेशंस करना है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि ईसीजी में और इकोकार्डियोग्राफी में कुछ भी निकलता नहीं है, एंजियोग्राफी करेंगे तो पता चलेगा ऐसा है, थोड़ा सा आईएलटी है कर। और एंजियोग्राफी में चले जाएंगे तो फिर आगे ये एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, उसमें पेशेंट घुस जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं सुझाव देता हूँ कि थैलियम स्कैन करो, एंजियोग्राफी मत करो। और ये मायोकार्डियल परफ्यूजन इस प्रकार का जो स्टडी जो है, तो उसमें पूरे हृदय को रक्त का जो है सप्लाई वो ठीक है या नहीं है, ये पता चलता है। उसमें से हम इसके लिए तो नहीं ले जा सकते, जो प्लास्टी या बाईपास सर्जरी के लिए तो नहीं ले जा सकते। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि एंजियोग्राफी की है, ट्रिपल वेसल डिसीज है, और एक में 85% ब्लॉक है, दूसरे में 90% ब्लॉक है, बता देते हैं तुरंत आपको ऑपरेशन करना है वगैरह वगैरह। और जब उनका थैलियम स्कैन होता है तो पता चलता है कि कोलैटरल सर्कुलेशन अच्छा डेवलप हुआ है और वैसे रिस्क नहीं है, तो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। Odd diagnosis relationship may be diagnosed with avarana nidana like cause of Shardi related with brain tumor and thought of diagnostic method to locate any अवरोधजन्य विकृति, आवृत, आवारित and आवृत area of मान। ये पॉसिबल है कि आवरण इस प्रकार का हो। वैसे वायु का एक दूसरे पर आवरण में रुद्रोग और मृत्यु ये दोनों है, तो शायद हमारा निदान रुद्रोग के बारे में आवृतवाद ये हो सकता है, और फिर उसको भली भांति समझना और उसको ट्रीट करना, ये एक आम चीज है। चर्दन के बाद उपशय मिलना अम्ल पित्त, चर्दन के बाद दौर्बल्य बढ़ना, श्वास बढ़ना, रुद्रोग, जो कुछ तक सही है। हमारे सदाशिव पेट वाले क्लिनिक में एक छात्रा ऊपर रहती थी, उसकी माँ को तमक श्वास था। और हम क्लिनिक बंद करके निकलने वाले थे कि वो बताने के लिए आई कि उसको सांस बहुत हो रहा था, सांस की तकलीफ बहुत हो रही है। तो शुरू में थोड़ा ऐसा रहा कि तमक श्वास जैसा है, और ट्रीटमेंट शुरू करी, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फिर बाद में छर्दन हुआ, और छर्दन होने के बाद में भी उसको रिलीफ नहीं था। वास्तव में निष्ठ्युतांत क्षणम सुखी ये एक है, और आसीनल होता है सौख्यम, ये तमक श्वास की खासियत है। तो अगर बैठकर सांस कम हो जाती है या कफ निष्ठीवन के बाद, कफ की सर्दी के बाद सांस कम हो जाती है, तो हम पकड़ सकते हैं कि अंदर तमक श्वास है। और लेटने से अगर बढ़ता है इस प्रकार से, तमक श्वास का ज्यादा जिक्र है। तो मैंने सुझाव दिया कि नहीं, मुझे नहीं लगता है ये तमक श्वास है, बेटर ऑप्शन हम ईसीजी करवा देंगे। तो रात को 11:30-12 बजे ईसीजी हुआ, फिर उसमें पता चला कि कार्डियक कंडीशन है, उसको एडमिट कर दिया गया, और 3-4 दिन में डेथ हो गई उसकी। फिर वो एलोपैथी के चक्कर में चले गए, और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट चली नहीं आगे उसकी। तो एक अहम अनुभव रहा मेरे लिए। मैं जब तक वो एलोपैथी में दाखिल नहीं हुए तब तक मैं उसको देखता रहा रात को 11:30-12 बजे तक। और फिर ये जब निर्णय हो गया कि नहीं, ये कार्डियक है,
तो ये एक बात ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से हमें करना है। और अम्ल पित्त, यहाँ पे तमक श्वास, एक काफी मरीज मिलते हैं, तमक श्वास है या फिर सीओपीडी है और फिर उसमें हृदरोग की आशंका है, इस प्रकार के मरीज मिलते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा जागरूक रहते हुए करना पड़ता है, ऐसा है। मेनोपॉजल सिंड्रोम मध्ये पण इरिटॅबिलिटी असते, तिथे रक्तदृष्टीचा विचार करावा। डेफिनेटली हमें करना चाहिए, ऐसा है। लेकिन ये जो इरिटेबिलिटी इस प्रकार की है मेनोपॉज में खासकर जो देखी जाती है, हाँ, उसका संबंध बहुत कारणों से, मुख्यतः हार्मोनल इम्बैलेंस से है। और बहुत सारे औरतों में एक प्रकार का क्या बोलते हैं हम, सोना सोनापन आ जाता है। लड़के बड़े हो जाते हैं, लड़कियों की शादी भी हो जाती है और अकेलापन होने लगता है। अगर लड़के की शादी हो गई हो और पोते घर में है तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर नहीं है और ये हाउसवाइफ है तो कुछ काम ही नहीं रहता, एक हॉलो में इस प्रकार का हो जाता है। और फिर उसको महसूस होता है कि उसने कभी अपने तरफ ध्यान दिया ही नहीं। उसका पूरा जीवन जो है वो पति और लड़के लड़कियां इन्हीं में बीत गया। और ये एक अहम कारण हो सकता है, जो इरिटेबिलिटी डेवलप होती है उसमें। तो साइकोलॉजी के स्तर पे उन्हें कहीं पे एंगेज होना है, या जो भी उसके छंद है, हॉबीज है, चाहे रीडिंग हो, गाना सुनना हो, गाना गाना हो, इस प्रकार से। और हमारा उसका समाधान किस चीज में है उसके बारे में सोचना है। तो ये चिड़चिड़ापन कम हो सकता है, लेकिन ये काफी जगह पाया जाता है। और डिससेटिस्फैक्शन ये सबसे अहम है इसमें, और वो डिससेटिस्फैक्शन का कारण हम समझेंगे तो शायद उसके बारे में कुछ हो सकता है। What is correlation between B12 deficiency, मुकप्पाक and रक्त दृष्टि? मुकप्पाक और रक्त दृष्टि का गर्भता में है। B12 के बारे में बताना मुश्किल है, मेरा अभ्यास नहीं है एलोपैथी का, लेकिन रिलेशन पाया जाता है, ये तो सही है। तो उसके बारे में जो इंटीग्रेटेड विचार करने वाले हैं वो ज्यादा इसमें बहस के उभे दर्शन। मेनोपॉज शुक्रक्षय जन्य वात प्रकोप ऐसा विचार करता है, यही था। उसमें वात प्रकोप तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है, पित्त का भी उसके साथ में जोड़ है। और ये जो मेनोपॉज है वही एक अलग चीज है। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में 8-9 बच्चे होते थे, और फिर भी इस अवस्था में बच्चे या उनके पोते ये घर पे रहते थे, बड़ा कुटुंब रहता था, तो शायद उसी में डूब जाते थे और कुछ करने की सोचने की फुर्सत ही नहीं रही। लेकिन अभी ये न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से ये काफी दिक्कत वाली बात हो गई है। वेरिकोज वेन्स मध्ये रक्तदृष्टी सोबत कशाचा विचार करावा? असृजक कंडरा सिराहा ऐसा है, और शैथिल्य है सिरा का उसमें, ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। और ये जो शैथिल्य आता है वो व्यायाम के अभाव से आता है, और थोड़ा अम्ल रस, लवण रस, ये भी शैथिल्य निर्माण करने वाले इस प्रकार के हैं। तो उनके कारणों के बारे में थोड़ा सोचना है, ऐसा है। माइग्रेन में बहुत शिरशूल होता है, कई बार चंदन के बाद
उपशम होता है, इसमें रक्त दृष्टि का विचार करे, कैसे करे। रक्त दृष्टि अपने माता पिता से प्रकृति में सहज व्याधि स्वरूप लक्षण हो सकते हैं क्या, सकती है क्या? ये जो वातादय प्रकुप्यन्ति शिरस्य संच कुप्यति, ये जो शिरोरोग की संप्राप्ति है उसको ध्यान में रखते हुए हमें रक्त दृष्टि का विचार उसमें तो करना ही है। माइग्रेन बहुत सारे लक्षण अम्लपित्त जैसे दिखते हैं और सर्दी होती है, सर्दी होने के बाद पोषण मिलता है, ये माइग्रेन में देखा जाता है। लेकिन अगर सिविरिटी बहुत ही ज्यादा है तो कुछ दवा भीतर दे दे, जैसे शिरशूलादि वज्र रस, ये अगर संतर्पण चाहिए तो ये अच्छी मेडिसिन है। गोदंती भस्म है, सुवर्ण सूत्रशिखर है, कामधुगा है, इस प्रकार की दवाओं से काफी फायदा मिलता है। या पथ्यादि काढ़ा जो है वो नियमित रूप से लेने से फायदा होता है। और अम्लपित्त की चिकित्सा वमन करवाएंगे तो भी फायदा होता है। ये अजीब है कि एलोपैथी में इसको यूडियोपैथिक कहते हैं और केवल एनालिसिस देते रहना, ऐसा ही बताते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीज है जिसके बारे में हम एलोपैथी के साइंटिफिक नेचर को क्वेश्चन कर सकते हैं कि एलोपैथी साइंटिफिक क्यों है। जितने भी सारी इडियोपैथिक डिसीजेस है, चाहे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा, आईटीपी इस प्रकार की बीमारी हो, वो भी अगर एलोपैथी खुद मान लेती है कि इसमें से कारण ही नहीं होता, ये अजीब है। ऐसा होना है कि उन्हें उन्हें मालूम नहीं है, वो ठीक है, लेकिन कारण होता ही नहीं है, ये इडियोपैथिक ही होता है, ये सरासर अशास्त्रीय इस प्रकार का दृष्टिकोण है। वह हमारे हिसाब से हम कारण ढूंढ सकते हैं, उनको टाल सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो एक्चुअली ऐसे जो भी डिसीजेस है, आईटीपी हो, इस प्रकार का माइग्रेन का हो या और कोई बीमारियां, उसमें ये अच्छा हमारे ट्रीटमेंट जो कारणों के ऊपर या फिर ये हमारे निदान के ऊपर निर्भर है, वो अच्छे काम करती है, ये उसमें संदेह नहीं है। मैं शुंठी चंदन कर्पूर का लेप बताता हूँ, वो भी अच्छा काम करता है। Sir, I came across a case with raised blood pressure whose diagnosis made in Atisharmajanya Vyana Prakopa. Initially, she had started with antihypertensive medicine but came to me in early stage. So after giving Bruhana Rakta Prasada Chikitsa, her blood pressure became normal and is now perfectly well with our medicine. In fact, now she is not taking any medicine. Use of Rohana Taila Palm was very effective in her case, as told in Vata Charitro. That is good. तो हमें इस प्रकार से करना है कि हमारा निदान क्या है और हमारी चिकित्सा क्या है। एलोपैथी में ब्लड प्रेशर और उसके लिए दवा लेते लोग ऐसा किया है, तो वास्तव में सही नहीं है। हमारा उसका निदान क्या होना है और उसकी चिकित्सा क्या करनी है, उसके बारे में हमारा कुछ विचार इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे तुमने ये केस के बारे में बताया, वैसे कोलोरेक्टल की एक केस थी, ऐसे हाइपरटेंशन निदान था, सर ने उसका निदान इस प्रकार से किया था और सर ने बता दिया कि अगर एलोपैथी न करेंगे तो भी मैं ट्रीटमेंट दूंगा, नहीं तो तैयार नहीं होगी, वापस चलेगी। 6 महीने के बाद फिर से वापस आई और फिर बोले कि ठीक है, आप जो ट्रीटमेंट देना है आपको वो दे दो, मैं एलोपैथी बंद कर दूं। तो सर ने ट्रीटमेंट शुरू करी और उनको कहा कि तुम जरा झाड़ू पोछा वगैरह करो, तुम्हें व्यायाम की जरूरत है। इस प्रकार बड़ी अमीर थी, तो उसके लिए एक सदमा था इस प्रकार का झाड़ू पोछा लगाना, लेकिन फिर भी उसने शुरू किया। फिर एक दिन सुबह उसने फोन किया कि मुझे बहुत ही उल्लास हो रहा है, सर्दी की भावना हो रही है। सर ने बताया आ जाइए हमारे यहाँ क्लिनिक में आइए। तो वो पहुंची तो सर ने यष्टि मधुपात पिलाया उसको। उसको कुछ मालूम नहीं था, उसने पी लिया।
तो वो बोली ये क्या दिया आपने? बोली, ये बढ़ गया सर अभी, और मुझे चलने लगा है। सर बोले आओ थोड़ा ले लो तो आपको ठीक होगा। फिर वो बोली नहीं अब मैं कुछ भी नहीं लेने वाली। तो सर ने गला अजीब सोचा, शरीर दुष्टार्थ योग ऐसा है, तो एक कुटकी का चूर्ण दिया और उनको बोला कि ठीक है आप लेना नहीं, ये थोड़ा जिह्वा के ऊपर उसका घर्षण करो। उसको भी पता नहीं चला, उसने कहा ज्यादा ही ले लिया वो, और जिह्वा के ऊपर घर्षण किया तो तुरंत मोहम्मद का वेग आ गया। और उनका अनुभव ध्यान में रखने जैसा है। एक बड़ा बॉल जितना कफ झट से बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर निकला उसका कहना था शुक्ले मरीज का कहना था कि मैं छूट गई इस बीमारी से। उसी समय ब्लड प्रेशर मापा गया, वो नॉर्मल हो गया था, और आगे फिर से बढ़ा भी नहीं। होतच ना, आता ते एवढा मोठा कप गेल्यानंतर कारण टाळायची तर गेलेलंच होतं ना। तो ये भी एक चीज हो सकती है। और सर ने उसको बताया ही नहीं कि वो दोबरमन दे रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से। वोमन जब हो गया तो वो ठीक हो गई इस प्रकार। तो ये एक बड़ा अजीब अनुभव है, लेकिन बहुत अच्छा इस प्रकार से है कि इतना बड़ा कफ एक ही वोमन के वेग में आ गया और बाहर निकल गया। एंड उसका काफी बहुत अच्छा रिजल्ट इस प्रकार से मिला। इन psoriasis patients how to think about रक्त दृष्टि, जैसे मैंने एक सर्वाणी स्पुष्टानि सवातानि सपित्तानि श्लेष्मानि सरक्तानि सकृमीण जबम, तो उसमें होता ही है तीनों त्रिदोष होते हैं और रक्त दृष्टि भी होती है, कृमि भी होते हैं। तो इन सभी का विचार करके उसमें करना चाहिए। और मैं ज्यादातर जितना कितना फैल गया है सोरियासिस, इसके आधार पर उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये थोड़ा निर्भर होता है। बेटर ऑप्शन है कि वमन विरेचन रक्तमोक्षण तीनों करवाओ और फिर चक्रधारा का प्रयोग करो पूरे बदन के ऊपर, अगर ये पूरे शरीर में फैल गया है। और मैं बहुत मरीजों को केवल घी और रोटी इस प्रकार के आहार पर रखता हूँ, नमक भी नहीं डालना रोटी में, और जब भूख लगे वही खाना, बाकी नहीं खाना। तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। स्टेरॉइड डिपेंडेंट अगर पेशेंट है तो काफी मुश्किल होता है इसमें, अगर स्टेरॉइड डिपेंडेंट है नहीं तो इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने बहुत बुरे तरीके के सोरियासिस के पेशेंट ट्रीट किए हैं इससे, और बहुत अच्छी तरीके से फायदा होता है। पूरी तरह जाएगा नहीं जाएगा नहीं बता सकते, लेकिन अगर 1-2% रहता है तो कोई मरीज को भी उसके तकलीफ नहीं, पूरा नहीं गया तो भी। नाइट स्वेट एंड हॉट in menopausal syndrome can be correlated with रस्य रक्त दृष्टि एंड हृदय अधिष्ठान, बता सकते हैं। और इसमें शुक्र का भी ध्यान देना पड़ेगा, शुक्र के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और रक्त के बारे में भी जरूर सोचना पड़ेगा। डीवीटी बद्दल ये काफी कठिन है डीवीटी, और वो कहाँ पे है, कितनी बड़ी गांठ है, इसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा। रक्त प्रसादन ही मेन ट्रीटमेंट है इसमें। सिर्फ ये बात हो सकती है कि अगर वो क्लॉट वहां से निकल गया और हृदय में चला गया या फिर ब्रेन में चला गया तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है या पैरालिसिस हो सकता है। एक ध्यान पीटीआईएनआर पर रखना है, और ज्यादातर मरीजों में एस्पिरिन वगैरह ऐसी कुछ दवा देते रहते हैं उनको पतला रखने के लिए। लेकिन ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि रक्त प्रसादन होना और वो जो गांठ है थ्रोम्बस, वो कैसे पिघल जाए इसके बारे में सोचना है। कुछ लोग लीच का इस्तेमाल करते हैं, और लीच के सलाइवा में खिब्बिन नाम का द्रव्य है जो पतला करता है, थ्रोम्बोसिस नहीं होने देता। और इसी प्रकार का इस्तेमाल हृदरोग में भी करते हैं सीधा, हृदय में जलोपावचरण करते हैं तो वहां पे कोई ये अटक गया है, थ्रोम्बोसिस हुआ है इस प्रकार से करके।
मैंने तो नहीं किया है लेकिन कुछ वैद्यों का इस प्रकार का कहना है। अति दौर्बल्य क्लम अरुचि साध चिंतित रहना, इनमें तत्वदृष्टि का कैसे विचार करें? मैं समझा नहीं, एक्चुअली रक्त दृष्टि है इसमें, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें चिकित्सा के बारे में सोचना है। इसमें हम वात का विचार ज्यादा करेंगे। ये जो सभी अति दौर्बल्य क्लम अरुचि साध चिंतित, लेकिन वात के साथ में रक्त भी है, ये हमें समझना चाहिए। और अभी ये विदिशोणी ये अध्याय चल रहा है हमारा, और इसमें एक प्रकरणाधिकरण, अध्यायाधिकरण और प्रकरणाधिकरण, ये दो अहम चीजें हैं। तो अध्यायाधिकरण विधिशोणितीय है, तो विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिना, इस हिसाब से पूरे ग्रंथ में, पूरे अध्याय में जो भी विवरण है उसका संबंध विधि शोणित से है। विधिना शोणित की शुद्धि होना, निर्माण होना, इस प्रकार से विधि से निर्माण होना। और प्रकरणाधिकरण में अभी रक्त दृष्टिजन्य विकारों के बारे में कहा गया है, और उसके पहले रक्त के दृष्टि के कारण को बताया गया है। हम ज्यादातर तंत्र युक्ति की सहायता लेकर इसमें देखते नहीं हैं, लेकिन ये अधिकरण तंत्र युक्ति एक अहम चीज इस प्रकार की है, और अधिकरण तंत्र युक्ति का भलीभांति इस्तेमाल करना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार से है। दत्तू काका शेंडे एक उदाहरण बताते थे कि बोर्ड पे लिखा है शर्ट 60 पैसे, साड़ी 1.5 रुपया, समथिंग लाइक दैट। तो कोई मान लेगा कि अरे ये इतने सस्ते कैसे मिल रहे हैं, तो वो बोलती कि ऊपर देखो वो लॉन्ड्री है ये जो रेट्स है वो धुलाने की या इस्त्री करने के रेट्स है, खरीदने के रेट्स नहीं। तो अधिकरण क्या है ये समझ लेना जरूरी है। मैं जो जिक्र कर रहा था कि एक प्राइमरी लेवल होनी है इस प्रकार के ग्रंथ वाचन, और उसमें संधि विग्रह, समास विग्रह और अन्वय और सीधा अर्थ इतना होना है। इसमें शायद ये हम तंत्र युक्ति, अधिकरण तंत्र युक्ति की किस प्रकार से सूत्र आए हैं और अधिकरण क्या है, इस प्रकार से ये थोड़ा बताएंगे। नहीं तो ये सेकंड लेवल में आ जाएगा कि अधिकरण तंत्र युक्ति के आधार पर इस विषय का क्या महत्व है, किन सूत्रों का क्या महत्व है। और अभी हम जो कर रहे हैं वो उसके आगे वाला है, लेवल 3 पे है कि उसका प्रैक्टिस में कैसे संबंध है, इसका पीछे वाले आगे वाले सूत्रों से किस प्रकार का संबंध है, और प्रैक्टिस में इसके बारे में क्या कठिनाइयां आ सकती है, अनुभव क्या है प्रैक्टिस के बारे में इसका, ये उसमें रहेगा। और तत्व ज्ञान का जो भाग है वो भी इसमें या उसके आगे वाले लेवल 4 पे होगा इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, लेवल 3 लेवल 4 ज्यादा डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो अभी लॉकडाउन में मैं सोच रहा हूँ कि कोई अगर लेवल 1 का शुरू करे, शायद उसमें बोलने का कम है, दिखाने का ज्यादा है। कि समास विग्रह, संधि विग्रह, अन्वय, ये सब मूल सूत्र को लेकर उसके सामने लिखना है, और सीधा अर्थ या शब्दों का अर्थ, जैसे प्रमिल्यता वगैरह के बारे में है, वो शब्दों का अर्थ देना है। एक बार आप अन्वय दे देंगे तो और शब्द का अर्थ आपको मालूम है, तो उसका सीधा अर्थ क्या होगा वो आप समझ पाएंगे, वो देने की जरूरत नहीं। फिर लेवल 2 में प्रतिपाद्य विषय क्या है इस प्रकार से, और ये अनुस्यूतता उसमें कैसी है, अनुक्रम किस प्रकार से ये विषय उसमें आए हैं, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करें। शुरू में वाग्भट के लिए करें और बाद में चरक वगैरह के बारे में इस प्रकार से, तो ये लेवल 2 हो जाएगा। और लेवल 3 जो है मेरा चरक का पहले वाला है, वाग्भट का पहले वाला है, या फिर अभी जो जिस प्रकार से हम कर रहे हैं वो लेवल 3 इस प्रकार से लेना। छात्रों को कहे कि शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही ये लेवल 1 शुरू करो,
सेकंड ईयर में लेवल 2 शुरू करो, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में या कम से कम एमडी के स्तर पर तो लेवल 3 या लेवल 4 इस प्रकार से करो, और साथ में वैद्यों के पास जाते रहो तो प्रैक्टिकल सीखते रहो, तो काफी अच्छा इसमें आएगा। और फिर ये बेहतर पढ़ाई इस प्रकार की होगी, और ये करना संभव है, ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, करना संभव है। और कॉलेजेस का कार्य है वो सिर्फ प्रैक्टिकल देना, इतना ही रहेगा। बाकी सब जो है पढ़ाई वो इंटरनेट के जरिए होगी या वर्ल्ड वाइड क्लासरूम के जरिए होगी, यूजीसी के कैंपस से, और अलग अलग लोग पढ़ाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे धर्माधिकारी सर ने भी बहुत कुछ पढ़ाया है, और भी कुछ लोग होंगे केरला में होंगे या फिर उत्तर प्रदेश या गुजरात वगैरह में होंगे, वो भी पढ़ाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही सूत्र को भिन्न भिन्न लोग पढ़ाएंगे तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान, इसके आधार पर उसमें कुछ बदलाव जरूर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो थर्ड लेवल या फोर्थ लेवल है उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे। तो सभी सामने होने चाहिए लोगों के, और फिर वो चुने इसमें से कौन सा उसको ज्यादा भाता है, ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, उसके बारे में वो सोचे, ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। Can we think of hyperthyroidism, Rakta-Dushti and Rakta-Pradar sequence after radioiodine therapy in patient? It has heavy Rakta-Pradara which is stopped after 2 months of hormonal pills. या और एक चीज है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसमें दवा देते हैं, उससे ठीक नहीं होता है, तो ये आयोडीन थेरेपी दे देते हैं, रेडियो आयोडीन, और जला देते हैं उसको, और फिर जन्म भर आपको हार्मोनल टैबलेट लेनी पड़ती है, ऐसा उनका कहना है। मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम इस प्रकार से। वैसे हार्मोन्स और आयुर्वेद ये बड़ा विषय है, और उसमें एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक दो लेक्चर में ये सिमट जाएगा। मैंने जो दिया है वो आम लोगों के लिए दिया है लेक्चर, अमेरिका में जो मेरा रिकॉर्ड हुआ है हार्मोन और आयुर्वेद इन मराठी है। लेकिन अगर वैद्यों को देना है लेक्चर तो उसमें काफी बातें आएगी, और बहुत सारे अनुभव इसमें आएंगे, तो इसके बारे में हमें अलगता से सोचना है। और कहीं भी हमें अगर उसका रिजेम्बलेंस ग्रंथों के विकारों से मिलता है तो शायद एक बात करती है, नहीं मिलता है तो क्या करती है, ये और चीज होती है। Sir, if hypertensive cases come to us in early stage, we can definitely make it normal and save patient from being put on antihypertensive drug. Once patient's body becomes used to them, then it is difficult to get them off. This is your opinion. ये सही है, लेकिन ऐसा है ना कि जब एलोपैथी खत्म होती है तभी आयुर्वेद का आरंभ होता है। जब आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स की संख्या उतनी बढ़ेगी नहीं कि जीपी पर आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स है, और उन्हें अगर कुछ सूझ नहीं रहा, वो कुछ सल नहीं निकाल पाए, तो वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं इस प्रकार से। तो इसमें एलोपैथी के कंसल्टेंट को बाईपास करते सीधे आयुर्वेद कंसल्टेंट के पास अगर आएंगे तो बेहतर है। अभी जो बीएमएस है आम लोग वो एलोपैथी कर रहे हैं, वो जो अटक जाते हैं वो एलोपैथी के कंसल्टेंट की तरफ भेजते हैं, और वहां पे अटक जाता है तो वो आयुर्वेद के लिए आते हैं, ऐसी स्थिति है। तो इस स्थिति में अगर सुधार लाना है तो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, यही उत्तर है। और वो बढ़ने के लिए मूल ग्रंथों का अध्ययन और प्रत्यक्ष अनुभव, ये दोनों चीजें चाहिए। वास्तव में ऐसा है कि कोई भी हाइपरटेंशन एक कार्य है, और सिर्फ कार्य के ऊपर काम करना ये ट्रीटमेंट ही नहीं है। उसका कारण ढूंढ के वो कारण दूर करो और कारणों पर काम करो, यही अहम चीज है। एलोपैथी नहीं कर रही है, यही है। कंपों में भी रक्त दृष्टि का विचार कैसे करें, ज्यादातर बात का ही है, लेकिन रक्त का विचार हो सकता है, ऐसा है।
तो हर एक केस को देखना है आयुर्वेद की दृष्टि से। मेरा सुझाव ये रहेगा, हम एक केस पेपर का इस्तेमाल करते हैं सभी मरीजों के लिए, वो सभी लोग फॉलो करें, और तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा। और फिर उसके आधार पर जो सोचना है उसके पहले सोच लेना, हमारे हिसाब में आयुर्वेदिक डायग्नोसिस क्या होगा वगैरह इस प्रकार से, और फिर उसके बारे में जिक्र करना बेहतर इस प्रकार। जो पेशेंट्स ऑलरेडी एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं उनमें रक्तदृष्टि बहुत मिलती है, तो उन पेशेंट को कैसे अप्रोच करें? बेटर ऑप्शन है कि वो चालू रखकर हमारी ट्रीटमेंट शुरू करे, और जैसे जैसे वो सिम्टोमेटिकली और ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के ऊपर ठीक होता होने लगता है तो वो धीरे धीरे कम करे और सिर्फ हमारे दवाइयों से काम चलाए, और फिर ठीक हो जाए तो दवाई बंद करे। इस प्रकार से चक्रधारा किस तरह से करे, कुष्ठ रोगी में द्रव्य बताइए और कब करना ये बताइए। पहले तो बेटर ऑप्शन है कि पंचकर्म करवाए, कम से कम वमन विरेचन दत्तम ऑप्शन, और आमल का सिद्ध चक्रधारा ज्यादा इस्तेमाल में आती है। तो दूध में बर्तन को अंदर से आमलक का लेप लगाना, और फिर उसमें दूध और दही थोड़ा सा डालना, और दूसरे दिन मंथन करके तक्र तैयार करना और वो तक्र की धारा करना, ऐसा करते हैं। एक मुस्तादी भी आया है एक्चुअली कुष्ठ रोगाधिकार में उद्वर्तन के लिए, उसका इस्तेमाल करें, और जनरली पहले 2 दिन में ही कुष्ठ काफी कम हो जाता है। और जो मेन सिम्टम है कंडू, इसमें काफी हद तक राहत मिल जाती है। और अभ्यंतर चिकित्सा भी होनी ही है, वो एक अलग चीज इस प्रकार के लिए। मतलब अति दौर्बल्य क्लम ये रक्त क्षय से होगे क्या, इस प्रकार से बताना मुश्किल है। एक तरीके से विचार मत करो, जैसे मैंने कहा इसमें वात का भी संबंध है, रक्त दृष्टि का भी संबंध है। रक्त दृष्टि है तो रक्त मोक्षण करेंगे नहीं करेंगे इस बारे में सोचना पड़ेगा। अति दौर्बल्य तो रक्त मोक्षण नहीं हो सकेगा, रक्त प्रसाद इस प्रकार की चिकित्सा करनी पड़ेगी, और जीवनी औषधों का प्रयोग होना है इस स्थिति में। तो ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। एक प्रश्न है कि अग्निमांद्य में धातु की वृद्धि होती है जब भी समय हो तो आप बता देना, आपकी अभी शायद से नहीं चल रही हो, यह अलग चीज है। धात्वग्नि मांद्य के कारण धातु की वृद्धि होती है ऐसा निर्देश है, और तेषां सावधाचित दाताचित विद्यां धातु, और इसके बारे में लोगों में संदेह है, मैं कभी बता दूंगा। अभी मेरे ख्याल में रुकते हैं। एक रुग्णात लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये ह्यूज क्लॉट होता 54 सेंटीमीटर, कार्डियोलॉजिस्ट आरएक्स चालू होती तरी साईज वाढत होता होती। रक्तपित्त दृष्टीचे हेतू सापडले, पित्तशमन रक्तप्रसादक चिकित्सा सुरू केली, क्लॉट विलयन करण्यासाठी उष्ण तीक्ष्ण औषधे असा विचार केला नाही। हा क्लॉट कमी होतो थर्ड एको मध्ये पूर्ण गेला। गुड। इस प्रकार के जो केसेस है वो पब्लिश करें इंटरनेशनल जर्नल्स में, क्योंकि ये तो अहम चीज है। आपके पास ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है, और आयुर्वेद की दृष्टि से कैसा मनुष्य विरोधी है। तुम जेएसवीसी में शेयर करो। संदीप उबाड़े एक अच्छा आदमी है, वो तुम्हें सहायता कर सकता है इंटरनेशनली अगर एक केस प्रेजेंट करनी है, लेकिन ये बिल्कुल प्रेजेंट करने जैसी केस है। सॉल्ट रिलेटेड डाइट, रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर सोरियासिस पेशेंट को कितने दिन दे सकते हैं? मैं तो 6 महीने तक रखता हूँ सर। वैद्य
प्रयाण असे लेवल 1 से वाचन येत आहे. वैद्यक प्रयाग. ओके. जिसने संस्कृत कभी पढ़ा ही नहीं वो कैसे करे लेवल 1 फर्स्ट ईयर में. क्यों? उन्हीं के लिए है एक्चुअली. जैसे हमें अंग्रेजी सीखना है वैसे उस प्रकार के संस्कृत सीखना है. असे लेवल 1 से वाचन घेत आहे. ओके. इफ इट इज वाचन that is fine, but उसका शेयर करो वो कहाँ पे कब ले रहा है इस प्रकार से. और ये अगर ऑनलाइन चल रहा है तो वो रिकॉर्ड होता ही रहेगा, तो उसमें फिर अच्छी बात है कि ये मिल जाएगा. ठीक है, अभी रुकते हैं और कल जो है रहेगा वो सहस्र योग का रहेगा, वो अंग्रेजी में इस प्रकार का रहेगा. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दं वैद्यवर्गो हिन्दं. केस पेपर फॉर्मेट में शेयर कर सकता हूँ, शायद विलोक को बोल दूंगा तो वो पूरे समूह में दे देंगे, प्रॉब्लम नहीं. तो विराम देते व्याख्यान अपराध. This conference is no longer being recorded. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.